तो अभी हम जैसे ही लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कल के क्लास में ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन जो है उसके हमने जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेटिव टॉपिक पर सेक्शंस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किए थे। आज मैं वही आपको कहूँगा कि आप नोटबुक और पेन लेके रेडी रखिए। हम आज प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट वाइज हम सारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको जो दिख रहा है वो सिलेबस का पीडीएफ है। सिलेबस के पीडीएफ में पेज नंबर 12 पर ये सब्जेक्ट जो है हमारा उसका डिटेल्स दिया गया है। सब्जेक्ट का नाम है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट और उसका जो कोड है वो है 28127। आपको दो ही सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं, कल लेजिस्लेशन वाला और ये। ठीक है। अब इसमें जो यूनिट है, यूनिट 1, 6 यूनिट है हर एक सब्जेक्ट में। यूनिट 1 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान, सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग। उसके बाद यूनिट 3 में प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। यूनिट 4 में सेफ्टी इन प्लांट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। यूनिट 5 फायर एंड एक्सप्लोजन के बारे में है। यूनिट 6 प्रेशर सिस्टम एंड हजार्ड्स कंट्रोल के बारे में है। ठीक है। आज का जो लेक्चर है अगेन वो भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगर मेरा आवाज आपको सुनाई नहीं दिया है या फिर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है तो प्लीज मुझे ये कीजिए। ठीक है। स्क्रीन का तो कोई नहीं, स्क्रीन पर यही पीडीएफ ओपन रहेगा। ठीक है। ओके, तो आप राइट डाउन करना स्टार्ट कर लीजिए। यूनिट 1 के मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से हैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। डिफाइन ऑफसाइट इमरजेंसी। डिफाइन, क्वेश्चन लिख लीजिए। डिफाइन मतलब कि उसका डेफिनेशन लिखना है आपको, किसका? ऑफ साइट इमरजेंसी। ठीक है। एक ऑन साइट रहता है मतलब अपने इंडस्ट्री के प्लॉट एरिया में अगर कोई इमरजेंसी होता है तो जैसे कि फायर एक्सप्लोजन, और ऑफ साइट इमरजेंसी का मतलब होता है कि प्लांट के बाहर। ठीक है। प्लांट के बाहर मतलब बगल वाले कंपनी में भी हो सकता है, रोड पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। प्लॉट, अपना जो प्लांट है उसके बाहर कोई भी इमरजेंसी उसे हम ऑफ साइट इमरजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन साइट इमरजेंसी। डिफाइन ऑन साइट इमरजेंसी विथ एग्जाम्पल। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस पर के आपको ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम्पल कि इनमें से कौन सा ऑफसेट इमरजेंसी है, इनमें से कौन सा ऑनसाइट इमरजेंसी है, तो वो पढ़ के आपको गेस करना है। ठीक है, इट्स दैट सिंपल। अब ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान में, ठीक है सुन लीजिए, ऑनसाइट इमरजेंसी प्लान में ये किसका जिम्मेदारी रहता है कि नेसेसरी पीपी अवेलेबल कराना। ठीक है। ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के हिसाब से ये किसका जिम्मेदारी रहता है कि पीपीई अवेलेबल कराना इमरजेंसी के दौरान? इंसिडेंट कंट्रोल ऑफिसर, एचआर मैनेजर, अकाउंट वाला। ठीक है। तो ये किसका जिम्मेदार रहता है ये आपको वहां पर चुनना पड़ता है। ठीक है। प्लीज आप माइक म्यूट ही रखिए जब तक आपको कोई क्वेश्चंस ना पूछना हो। ठीक है। ओके। दूसरा, इमरजेंसी के दौरान सुन लीजिए। ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए इमरजेंसी के दौरान। विजिटर को असेंबली पॉइंट की तरफ गाइड करना ये किसका जिम्मेदारी है? ऑप्शन आ सकता है आपका इंसिडेंट कंट्रोलर, साइट मैन कंट्रोलर, सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी गार्ड। क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा आंसर रहेगा? कि मैं विजिटर हूँ, प्लांट में आ गया, आग लग गई, अब मुझे कौन बताएगा कि कौन गाइड करेगा कि यार असेंबली पॉइंट कहाँ पर है? क्या लगता है आपको इनमें से ऑप्शंस में से? सिक्योरिटी गार्ड, सेफ्टी ऑफिसर, इंसिडेंट कंट्रोलर, साइट मैन कंट्रोलर, सिक्योरिटी अंदाजे गार्ड, से। सिक्योरिटी गार्ड। यस, करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस रहता है। ठीक है। ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? ईसीसी, इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेंटर, एग्जीक्यूशन सेंटर। ठीक है। या इसमें से कोई भी नहीं, या इसमें से सब, ऐसे ऑप्शन आते हैं आपको। ठीक है। तो ईसीसी का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताएगा?
इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो ऐसे सोचो कितना सिंपल क्वेश्चन आता है इसमें, बहुत सिंपल है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान रहता है उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पढ़ लीजिए एक बार। सारे लोगों की, शिफ्ट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके बाद साइट मेन कंट्रोलर की जिम्मेदारी क्या है, इंसिडेंट कंट्रोलर की जिम्मेदारी क्या है, ये पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइट मेन कंट्रोलर, कॉमा, responsibilities of site main controller, comma, incident controller and safety officer and safety officer and safety officer as per emergency plan. नेक्स्ट, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है। लेकिन क्या है वो एक्सप्लेनेशन नहीं, बस ये पूछना कि क्या था। ओके, तो इन सब की जिम्मेदारी पे अगर आपने ये कर लेना तो भी बहुत है। हाँ, एक और क्वेश्चन कॉमन आता है कि प्लांट में किसी भी केमिकल कंपनी में या कोई भी कंपनी में असेंबली पॉइंट कम से कम कितने होने चाहिए? 2। 4, 5, दो 10? यस, गुड, एग्जैक्टली। मिनिमम किसी भी दो। फैक्ट्री में या किसी भी कंपनी में 2 असेंबली पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है। ओके, अब ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि हु इज स्टेशनड एट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर, हु इज स्टेशनड एट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर। तो इमरजेंसी कंट्रोल में सेंटर में बैठ के कौन इमरजेंसी को हैंडल करेगा? जैसे कि साइट मेन कंट्रोलर, इंसिडेंट कंट्रोलर, सिक्योरिटी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, क्या लगता है साइट आपको? मेन कंट्रोलर। एग्जैक्टली, साइट मेन कंट्रोलर सबसे ऊपर रहता है। इंसिडेंट कंट्रोलर जहां पर इंसिडेंट हुआ है उस जगह पर रहता है, और उसको असिस्ट करने के लिए बाकी सेफ्टी ऑफिसर, सिक्योरिटी वाले रहते हैं। लेकिन साइट मेन कंट्रोलर कौन रहता है कि पूरे साइट को कंट्रोल करता है वो, पूरा साइट मतलब पूरा प्लांट। इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर से वो सबको इंस्ट्रक्शन देगा किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। जहां पर इंसिडेंट हुआ है, जहां पर इमरजेंसी हुई है, वहां पर इंसिडेंट कंट्रोलर रहता है, याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करना। ओके, अब इंडस्ट्री में विंड का डायरेक्शन जानने के लिए, ठीक है, विंड का डायरेक्शन जानने के लिए बिल्डिंग के टॉप पर क्या इंस्टॉल किया जाता है? विंड सॉक सर। विंड सॉक, करेक्ट। आपको पता है वो रेड और व्हाइट कलर का जो सॉक रहता है, ठीक है, विंड सॉक कहते हैं, वो इंस्टॉल किया जाता है। बीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? बीसीपी, बीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। एग्जैक्टली exactly. क्या रहता है, कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे एक मिनट में प्लीज? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान क्या रहता है दोस्तों? कोई भी इमरजेंसी होने के बाद जो प्लांट ऑपरेशन है वो कंटिन्यू रखने के लिए एक्शन लिया जाता है, वो उसमें वो बीसीयू प्लान में होता है। यस यस, गुड। तो आपके ऑपरेशन कम से कम इम्पैक्ट हो, इमरजेंसी को कंट्रोल करने के बाद, मिटिगेट करने के बाद जल्दी से जल्दी आपका प्लांट वापस ऑपरेशंस में, उसके लिए जो भी प्लान बनाया जाता है उसे बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कहा जाता है, ठीक है। चंदन जी ने मैसेज किया है कि सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन पर वैसे भी कुछ है नहीं है,
जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो जो भी है ये हिसाब एग्जाम पॉइंट ऑफ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलरेडी ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अभी आपका कल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो भी आपका शेड्यूल है टाइम टेबल के हिसाब से, ठीक है। सर आवाज तो आपका ही रुक रुक के आ रहा है कभी कभी। एक सेकंड, क्या अभी मेरा आवाज क्लियरली आ रहा है? प्लीज यस और नो में आंसर दीजिए। यस सर। आ रहा है ना? ठीक है, थैंक यू। अब दूसरा, जो भी स्टूडेंट्स आप इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, ठीक है प्लीज। दूसरा, हाउ मेनी टाइम्स इमरजेंसी सायरन इन कंपनी इज ऑपरेटेड फॉर डिक्लेयरिंग ऑन साइट इमरजेंसी, ठीक है। मान लो कि कोई इमरजेंसी होता है, ठीक है, तो इमरजेंसी सायरन कितने देर तक बजता है? ऑप्शन सुन लीजिए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, या एक बार बहुत देर तक। एक बार 3 बार। एक बार सर, बहुत देर तक। एक बार एक बार एक 1 बार, बहुत मिनट देर तक। बस 1 मिनट 3 लॉन्ग बार सायरन, 1 मिनट 1 मिनट, या फिर 1 टाइम यस सर लॉन्ग सायरन, लॉन्ग सायरन। नो सर नो सर 1 सर मिनट सर सिर्फ ओके, सर, 1 इसका मिनट। तो अलग अलग बनाया गया है ना सर शेड्यूल। जैसे मान लिए केमिकल कोई टॉक्सिक रिलीज हुआ, फायर हुआ या एयर अटैक हुआ, तो सबका अलग अलग शेड्यूल है ना सर। यस। अब अगर मैं डिफेंस की बात करूं या फिर मल्टीपल लॉन्च की बात करूं, तो एज पर प्लांट भी ये डिफरेंट रहता है। लेकिन जब कोई भी बड़ा इमरजेंसी होता है तो कंटिन्यूसली ये नॉन स्टॉप बजता है, एक बार याद रखना, ठीक है, वो बजते ही सर रहता है। आपका ही आवाज रुक रहा है। ओके, एक मिनट। मैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन रिफ्रेश कर लेता हूँ। ज्वाइन क्लास डिस्कनेक्ट होगा शायद मेरा, वापस मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार, ओके। अच्छा, मैं वापस रिकनेक्ट हो चुका हूँ। क्या अभी मेरा आवाज सही से आ रहा है? यस और नो, यू कैन पहले भी शो सही द आ रहा थम्स था अप। सर। यस सर, आवाज आ रहा है। सर आवाज सर पहले भी आपका सही आ सही रहा था। आवाज सही आ रहा है आपका, वो सामने वाले बंदे का प्रॉब्लम है। आवाज उसका प्रॉब्लम है। ओके चलो, थैंक यू। अच्छा, दूसरा, स्काबा का फुल फॉर्म क्या है? SCBA का फुल फॉर्म क्या है? SCBA का फुल फॉर्म लिख लीजिए। सेल्फ फुल फॉर्म कंटेन्स नहीं ब्रीथिंग बताऊंगा मैं। डिवाइस। व्हाट? सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग डिवाइस ना सर। नहीं। सर सेल्फ क्लियर? कंटेनेड ब्रीथिंग apparatus। सेल्फ यस, कंटेंट ब्रीथिंग apparatus ना सर। करेक्ट करेक्ट, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus, ओके। SCBA, सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग apparatus, ठीक है। दूसरा, ऑफ साइट इमरजेंसी में साइट मेन कंट्रोलर कौन रहता है? ठीक है, ऑप्शन सुन लीजिए, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। ऑफ साइट इमरजेंसी में साइट मेन कंट्रोलर कौन रह सकता है? एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे कि पुलिस ऑफिसर, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तीसरा ग्राम सेवक, चौथा इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट फायर स्टेशन। साइट मेन कंट्रोलर कौन रहता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर। गुड। अभी आपको पता चल गया कि साइट मेन कंट्रोलर का क्या कंसेप्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पर ये रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि किसी फैक्ट्री में हर एक फ्लोर पर, ठीक है, हर एक फ्लोर पर एक प्लान ड्राइंग लगाया जाता है, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि कौन सा रूट बाहर निकलने के लिए सेफ है। तो उस प्लान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए, बिल्डिंग प्लान, इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान सर।
सुन लीजिए, बिल्डिंग प्लान, P&ID डायग्राम, इक्विपमेंट प्लान, फ्लोर इवैक्यूएशन प्लान। इसमें से क्या लगता है आपको? फ्लोर Evacuation plan. evacuation plan. गुड गुड, ठीक है। अभी ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान में कौन कौन सा पार्टी इन्वॉल्व रह सकता है? ठीक है, सर वो पहले वाला डिस्ट्रिक्ट रिपीट कीजिए कलेक्टर, ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, सरपंच या ग्राम पंचायत हो गया, एनजीओ हो गया, ठीक है, बाहर के पुलिस स्टेशन वाले हो गए। तो ये सब पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं। पार्टीज इन द सेंस कि ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, याद रखना। क्या सेफ्टी ऑफिसर ऑफसाइट इमरजेंसी प्लान में इन्वॉल्व रह सकता है क्या? आपको क्या लगता है? No, sir. नहीं, गुड। सेफ्टी ऑफिसर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान में इन्वॉल्व रहेगा, ना कि ऑफ साइट में। हाँ, जरूरत पड़ी तो उनकी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं रहता है, उस पार्ट का वो हिस्सा नहीं रहता है प्लान का, याद रखना, ठीक है। अब आईएसओ के कौन से आईएसओ में ये बताया गया है कि इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस प्लान होना चाहिए? मैं आपको आईएसओ के नंबर बताता हूँ। आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, ठीक है, आईएसओ 14004, आईएसओ 5001। वापस मैं रिपीट करता हूँ, कौन से आईएसओ में इमरजेंसी प्लान मेंशन किया गया है? ठीक है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन लिख सकते हो। आईएसओ 14001। यस, 14001। ये आईएसओ किसका है बताओगे जरा मुझे? आईएसओ 14001 किसका है? क्या है टाइटल उसका? पोषा का है ना सर? प्रोफेशनल हेल्थ एंड नहीं सर, यस ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। यस यस। काश अब बहुत सारे लोगों को ये पता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। जी सर। अब आईएसओ 14001 जो है, ठीक है, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का है। ओ ओके, और बताइए 9001 किसका है? 9001 क्वालिटी क्वालिटी या मैनेजमेंट। ये इमीडिएटली आपको पता चल गया कि ये क्यूएमएस का है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का है, क्योंकि वो छोटा है ना। 9001 बार बार देखा है, बहुत बार, ठीक है। लेकिन कुछ सेम लोग है सर, ऑलमोस्ट क्लॉज वगैरह इसके। यस यस यस, 45001 और 14001 में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आईएसओ के 14001 में नहीं, लेकिन 45001 मतलब कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है, ठीक है, 45001, तो उसमें ये मेंशन किया गया है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा तो चुन लेना। मॉक ड्रिल का फ्रीक्वेंसी क्या है फैक्ट्री एक्ट के हिसाब से? 6 मंथ क्वार्टरली। यस गुड, क्वार्टरली नहीं, 6 6 मंथ। month. यस 6 months. 6 months. 6 मंथ, साल में 2 बार या फिर 6 मंथ। 6 मंथ, 6 मंथ, वेरी गुड गुड। महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स के हिसाब से ऑन साइट इमरजेंसी प्लान कौन से रूल में बताया गया है? ठीक है, अब महाराष्ट्र का ये जो रूल है, महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स, मेजर एक्सीडेंट हजार्ड का रूल में कौन से रूल में बताया गया है वो एक बार देख लेना आप, ठीक है। इन विच रूल ऑफ, लिख लीजिए, इन विच रूल ऑफ महाराष्ट्र फैक्ट्रीज, महाराष्ट्र फैक्ट्रीज मेजर एक्सीडेंट हजार्ड रूल्स, major accident hazard rule on-site plan is mentioned, on-site plan is mentioned, ठीक है। मे बी रूल नंबर 12। ठीक है, आंसर नहीं चाहिए, अभी ढूंढ लीजिए आप कौन सा रूल नंबर है महाराष्ट्र फैक्ट्री रूल्स का, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है देखिए, अभी फ्लेमेबल केमिकल अगर हाईवे पर गिर जाता है टैंकर का एक्सीडेंट होके,
तो ट्रैफिक कंट्रोल करना किसकी जिम्मेदारी है? फायर स्टेशन की, पुलिस स्टेशन की, ग्राम पंचायत की, या ट्रैफिक पुलिस की? ऐसा, ठीक है। आंसर मत पुलिस दीजिए, सर। ये सबको पता है। यस, तो ये सबको पता होना चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 2। अब यहाँ पर मैं कुछ सेक्शंस बताना चाहता हूँ, वो लिख लीजिए एक बार। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, रूल 138 पढ़ लीजिए। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, रूल 138, 138। यस सर। उसके बाद आपके यूएन के जो क्लासेस है हजार्डस केमिकल के या फिर हजार्डस मटेरियल के, 9 क्लासेस है, याद है आपको? नंबर 1 एक्सप्लोजिव, उसके बाद फ्लेमेबल वगैरह। तो यूएन क्लासिफिकेशन ऑफ हजार्डस गुड्स जो 9 क्लासेस है वो रेफर कर लीजिए एक बार। सवाल कैसा पूछा जाता है कि यूएन के क्लास 1 में कौन सा मटेरियल है? एक्सप्लोजिव, ऑक्सीडाइजिंग, रेडियो एक्टिव, बायोलॉजिकल। तो ऐसा ऑप्शन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि एक्सप्लोजिव केमिकल्स या फिर एक्सप्लोजिव मटेरियल्स। तो ये यूएन के क्लास के हिसाब से क्लास 1 में फॉल होता है। तो सिर्फ 1 ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्लास 6 में क्या है, क्लास 9 में क्या है। तो एक बार पढ़ लीजिए। क्या मैंने जो अभी क्वेश्चन बताए वो क्लियर है आपको? यूएन के 9 क्लासेस पढ़ना, यस और नो ओनली? यस सर। गुड। यस सर, नेक्स्ट, यस। अब आपको उनके सिंबल भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर स्कल का सिंबल कौन से यूएन के क्लास में है या फिर ये किसको दर्शाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मान लो कि स्कल का सिंबल है तो फिर वो किसको दर्शाता है? कोरोसिव, फ्लेमेबल, रेडियो एक्टिव, एक्सप्लोजिव, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सारे सिंबल्स भी, लेबल्स भी एक बार देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। उस पर भी 2 सवाल आते हैं, नंबर पर भी 2 सवाल आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट में कितने सेक्शन होते हैं? 1, 2, 4, 16? 16 सर। यस, गुड, 16 सर। करेक्ट। अब ये लिखने की जरूरत है या नहीं, आई डोंट नो। नेक्स्ट है नो नो सर। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, रूल 136 पढ़ लीजिए। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, रूल 136 पढ़ लीजिए। यस सर। ऐसा पूछा जाता है, सर रिपीट विच रिपीट सर। सेंट्रल मोटर, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, रूल 136, ठीक है। हजार्डस मटेरियल के व्हीकल में, अब क्वेश्चन सुन लीजिए, हजार्डस मटेरियल के व्हीकल में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट जो ड्राइवर को पता हो उस लैंग्वेज में लिखना चाहिए? मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। हजार्डस मटेरियल के व्हीकल में ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है या फिर होना चाहिए जो लैंग्वेज ड्राइवर को पता हो, जैसे कि हिंदी, मलयालम, तेलुगु, लोकल एंड इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज हो। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पीयूसी सर्टिफिकेट, व्हीकल मैनुअल, या ट्रेम कार्ड। क्या लगता है? ट्रेम कार्ड। ट्रेम कार्ड। ट्रेम कार्ड। ट्रेम कार्ड। ट्रेम कार्ड। यस, ट्रेम कार्ड। ट्रेम, ट्रेम कार्ड का फुल फॉर्म बोलिए फटाफट। अरे ट्रेम कार्ड का फुल फॉर्म नहीं पता? ट्रांसपोर्ट इन इमरजेंसी कार्ड। ट्रेम कार्ड का फुल फॉर्म लिख लीजिए फटाफट।
ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी कार्ड। यस, ट्रिम कार्ड का फुल फॉर्म। उसके बाद है गैस ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन का इंस्पेक्शन कौन से टेक्निक से होता है? गैस ट्रांसपोर्टेशन पाइपलाइन का इंस्पेक्शन कौन से टेक्निक से होता है? कैथोडिक। मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। कार्बन आइसोट्रोपी, पिगिंग टेक्निक, इलेक्ट्रिकल टोमोग्राफी। लिख लीजिए आप, कार्बन आइसोट्रोपी, मैं ऑप्शन बता रहा हूं, कार्बन आइसोट्रोपी। दूसरा है इलेक्ट्रिकल टोमोग्राफी, सेस्मिक इन्वर्जन या पिगिंग टेक्निक। थर्ड क्या बोले सर? थर्ड सेस्मिक इन्वर्जन। इसके बाद हाँ, नंबर 4 पिगिंग टेक्निक। क्या लगता है आंसर क्या है? पिगिंग। यस, गुड, पिगिंग टेक्निक आंसर है इसका। चलो नेक्स्ट से लिख लीजिए, अभी लास्ट क्वेश्चन है। इन विच रूल ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल, इन विच रूल ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल a spark arrestor is mentioned? स्पार्क अरेस्टर इज मेंशन मतलब स्पार्क अरेस्टर ये गाड़ी में लगा हुआ होना चाहिए, कौन से रूल में लिखा हुआ है? सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के कौन से रूल नंबर में ये बताया हुआ है कि भाई स्पार्क अरेस्टर फिट होना चाहिए गाड़ियों को? 1988 में सर, नहीं। नहीं, वो आप देख लीजिए, अभी मैं वहां पर आपको पढ़ना है। चलो नेक्स्ट, यूनिट 3 की बात करेंगे। 1989 में सर। 1989? नहीं, रूल नंबर, जैसे कि रूल नंबर 130, रूल नंबर 131, 128, ऐसा कौन सा रूल नंबर में बताया है वो आपको बताना है, ठीक है? 129 नहीं, जो भी है 93। आप सही से पढ़ लीजिए, ठीक है? 115 में दिया है, 115, ठीक, 116। ओके। यूनिट 3 में क्वेश्चन ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट make alert about high temperature, which instrument make alert about high temperature? ठीक है, तो हाई टेम्परेचर का अलर्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ऑप्शन सुन लीजिए। हाई प्रेशर अलार्म, हाई लो अलार्म, हाई टेम्परेचर अलार्म। तो देख के भी कोई भी बता देगा कि क्या है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से डिजास्टर के वजह से, ड्यू टू विच डिजास्टर
हाई टेम्परेचर होगा सर। हाई टेम्परेचर अलार्म, यस आंसर वही है, हाई टेम्परेचर अलार्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच डिजास्टर, ड्यू टू विच डिजास्टर huge impact on river water, due to which disaster huge impact on river water, मतलब नीचे दिए गए में से कौन से डिजास्टर के वजह से नदी का पानी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। ऑप्शन सुन लीजिए, भोपाल डिजास्टर, सेवेसो डिजास्टर, सेंडोज बेजल डिजास्टर, फुकुशिमा डिजास्टर। ठीक है, तो इस तरीके के ऑप्शन रहेंगे, तो आप देख लीजिए। हाँ, भोपाल डिजास्टर का रीजन भी पूछा जाता है। ठीक है, भोपाल डिजास्टर क्या क्या वजह थी। लीकेज ऑफ टॉक्सिक गैस, स्क्रबर सिस्टम का फेल होना, अनसेफ हजार्डस केमिकल स्टोर करना, या ऊपर दिए गए सब। क्या लगता है आपको? गैस लीकेज सर। गैस लीकेज भी है, स्क्रबर सिस्टम भी फेल है, ऑल ऑल ये All the गैस above. लगी। All the All above. of All the above. ऑल सर। करेक्ट करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव, गुड। लेकिन हाँ, जब आप एग्जाम दोगे तो ध्यान से सब पढ़ लीजिए, ज्यादा रश नहीं, बहुत टाइम रहता है। 35 क्वेश्चन है भाई, 1.5 घंटा आपके पास वक्त है। 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है, बोर हो जाओगे आप, इतना ज्यादा टाइम है। ठीक है, तो आराम से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन का क्या मीनिंग है समझ लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हाँ, ऑनसेट प्लान लोपा के कौन से लेयर में है? इन विच लेयर ऑफ लोपा onset plan is present? In which layer of LOPA onset plan is present? ऑप्शन जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम, बेसिक कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस। तो ये लेयर है, लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, लोपा। भोपाल डिजास्टर का डेट पूछा जाता Sir, है। can you repeat once more? हाँ, But इन it's विच sorry, लेयर, sorry for disturb. नो प्रॉब्लम, इन विच लेयर ऑफ लोपा, in which layer of LOPA onset plan is present? ठीक है, तो आप लोपा के सारे लेयर पढ़ लीजिए, उसमें कौन सा ये है ऑनसेट प्लान, कौन से लेयर में, वो देख लीजिए। अभी मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे सारे लेयर के नाम तो आपको भी समझ आएगा थोड़ा बहुत। हाँ, भोपाल ट्रेजेडी का डेट पूछा जाता है, भोपाल डिजास्टर का डेट पूछा जाता है। ठीक है, 2-3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984। अभी 4 दिन पहले उसको ये हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? क्वेश्चन समझ लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हीट बाहर डाली जाती है, हीट अंदर ली जाती है, कुछ नहीं होता है, या रिएक्शन ही नहीं होती है। इस तरीके के ऑप्शन है। एक्सोथर्मिक में जनरली हीट बाहर डाली जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अंदर ली जाती है, फिर एब्सॉर्ब की जाती है। ठीक है, सेफ्टी ऑडिट का स्टैंडर्ड नंबर पूछा जाता है, इंक्लूडिंग ईयर। ठीक है, सेफ्टी ऑडिट का स्टैंडर्ड नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, सेफ्टी ऑडिट का इंडियन स्टैंडर्ड नंबर, फैक्ट्री में जो सेफ्टी ऑडिट होता है उसका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर। और न्यू ज्वाइनिंग को कौन सा ट्रेनिंग देना चाहिए? होस्टेड ट्रेनिंग, टूल बॉक्स टॉक, या इंडक्शन ट्रेनिंग? इंडक्शन ट्रेनिंग सर। हाँ, तो सोचो
इतने हार्ड क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जेएसए को फुल फॉर्म पूछा जाता है। जॉब सेफ्टी जे एनालिसिस। जॉब सेफ्टी एनालिसिस। करेक्ट। लोपा के सारे लेयर पढ़ लीजिए, हाँ? पूछा जाता है, सारे लेयर के नाम पढ़ लीजिए। सर कौन सा बोल रहे हैं? लोपा, लेयर ऑफ प्रोसेस एनालिसिस, लोपा। लोपा LOPA, उसका सारे लेयर पढ़ लीजिए, उसका फुल फॉर्म भी। ठीक है, फुल फॉर्म वैसे तो नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिए एक बार। सर ऑडिट का तो ISO होता है 45/1/2018 में हुआ था, ये सर करेक्ट है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है वो आपने ध्यान से सुना। मैंने कहा इंडियन स्टैंडर्ड फॉर सेफ्टी ऑडिट। आपने जो नंबर मेंशन किया है वो है ISO, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंडियन स्टैंडर्ड का सेफ्टी ऑडिट का नंबर है डियर 14489। 1998। यस, क्लियर। नेक्स्ट है SIL, फुल फॉर्म। प्रोसेस प्लांट में SIL का फुल फॉर्म क्या है? सिंपल, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। यस, वो अभी आप जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLI जो का सेफ लोड इंडिकेटर। हम्म SLI का फुल फॉर्म सेफ लोड इंडिकेटर। नहीं, सेफ लोड इंडिकेटर। SLI का नहीं, SIL। SIL। एस, इंटीग्रिटी लेवल। हाँ, वो इंस्ट्रूमेंट का रहता है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल, याद रखना। ठीक है, SIL का फुल फॉर्म है सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल। ठीक है, आगे। दो लॉकडाउन में एक प्लांट को आग लगी थी, याद है कि आपको? LG पॉलीमर एक्सीडेंट 2020 कौन से स्टेट में हुआ था? वो सवाल पूछा गया था। LG पॉलीमर एक्सीडेंट इन 2020 इंडिया के कौन से स्टेट में हुआ था? दैट्स इट। विशाखापट्टनम। अरे भाई, स्टेट आंध्र स्टेट प्रदेश। विशाखापट्टनम स्टेट है क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। यस यस। और जल्दबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ऑप्शन भी 2 बार पढ़िए, देन चूज द राइट वन। ठीक है, कोई लेजिस्लेशन जैसा हार्ड नहीं है ये सब्जेक्ट। ठीक है, और लेजिस्लेशन भी एक्चुअली हार्ड है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत आसान है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस ध्यान से पढ़ लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा। यूनिट 4 की तरफ मुड़ते हैं दोस्तों। किसी भी प्लांट में जब स्टार्टअप होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोसेस किया जाता है? ऑप्शन है स्टार्ट ऑल पंप साइमल्टेनियसली, एक साथ सारे पंप स्टार्ट कर दीजिए। प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू कीजिए। टेम्परेचर अचानक से बढ़ा दीजिए। रॉ मटेरियल लोड करना स्टार्ट कर दीजिए। क्या लगता है? प्री स्टार्टअप ऑप्शन बी। यस, PSSR। PSSR करना जरूरी है। अब ये आपको लिखना सर मुझे नहीं लगता जरूरी है, बस कंसेप्ट कर लीजिए क्लियर किस तरीके के सर क्वेश्चंस आते हैं। एक बार रिपीट कीजिए सर। हाँ, केमिकल प्लांट में स्टार्टअप प्रोसीजर में केमिकल प्लांट में स्टार्टअप प्रोसीजर में सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? आंसर है प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू करना। वहां पर अंग्रेजी में क्वेश्चन आएगा, याद रखना। ठीक है, स्टार्टअप के पहले पाइपलाइन या इक्विपमेंट को पर्जिंग करना क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू La pipeline purging and equipment before startup.
ऑप्शन रिमूव डस्ट एंड डेब्रीज, नेक्स्ट ऑप्शन टू क्लियर रेसिडुअल गैसेस और केमिकल्स, नंबर 3 मेंटेन पाइपलाइन टेम्परेचर। क्या लगता है आपको कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गुड। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस एक्टिविटी के पहले कौन सी प्रोसीजर करनी होती है? ऑप्शन है कि इमरजेंसी एग्जिट को बंद करना, लोटो प्रोसीजर फॉलो करना, या कूलिंग सिस्टम को बंद करना। ठीक है, लोटो। लोटो। ऑप्शन बी। लोटो सर। दैट्स इट। तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगर उसमें आइसोलेशन दे दिया हो तो? हाँ, तो वो पहले आता। ठीक है, पाइपलाइन के कलर कोडिंग एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए कौन सा कलर का पाइपलाइन है, एसिड के लिए कौन सा कलर का पाइपलाइन है, तो वो भी एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको कलर कोडिंग का पाइपलाइन का इंडियन स्टैंडर्ड पता होगा, IS 2379। ठीक है, तो वो एक बार पढ़ लीजिए। अच्छा, अब इंडियन स्टैंडर्ड है वो, इंडियन स्टैंडर्ड 2379। अब ये लाने का पर्पस क्या था कि एक यूनिफॉर्म यहाँ पर कलर कोडिंग का जो इंडिया स्टैंडर्ड है 2379, वो लाने का पर्पस ये था कि भाई हर जगह में सेफ्टी हो, एरर ना हो, इसलिए मेंटेनेंस के लिए आसानी हो। तो ये उनका पर्पस था कि एक्सीडेंट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, गलतियां ना हो, और सेफ्टी को भी इम्प्रूव कराया जा सके। क्योंकि सेफ्टी अगर ये होगा किसी केमिकल प्लांट में, प्रोसेस प्लांट में, तो डेफिनेटली वहां पर बड़ी गड़बड़ होगी, राइट, या फिर लार्ज इमरजेंसी हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यूनिफॉर्म यहाँ पर एक कलर कोडिंग होनी चाहिए, ना कि प्लांट अपने हिसाब से कलर कोडिंग करे। ओके, तो ये सारे कलर कोडिंग पढ़ लीजिए, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। ठीक है, कि स्टीम का पाइपलाइन का कलर कोडिंग क्या है, वाटर का क्या है, गैसेस का क्या है, फायर वाटर का क्या है। ठीक है, तो ये एक बार आप सब पढ़ लोगे, दैट्स इट, उतना ही आता है इस यूनिट 4 में। ठीक है, प्राइमरी क्वेश्चन लिख लीजिए, प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्लेम अरेस्टर। ठीक है, फ्लेम अरेस्टर का प्राइमरी पर्पस क्या है? ऑप्शन, गैस लीकेज को डिटेक्ट करना, फ्लेम को प्रोपोगेट होने से बचाना, ठीक है, फ्लो रेट को पाइपलाइन में बढ़ाना, कूलिंग करना। तो फ्लेम अरेस्टर का पर्पस क्या है? तो फ्लेम प्रोपोगेशन ऑप्शन को बी सर। प्रिवेंट करना। यस, ठीक है, फ्लेम अरेस्टर डिजाइन एंड टेस्टिंग में कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है? विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर फ्लेम अरेस्टर डिजाइन एंड टेस्टिंग? ऑप्शन, क्वेश्चन वापस लिख लीजिए, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर फ्लेम अरेस्टर डिजाइन? ऑप्शन है ISO 9001, OSHA 1910, ANSI 501, NFPS 69। क्या बोले सर, फिर से एक बार? NFPS मैं ऑप्शन एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए, ऑप्शन एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। ISO 9001, OSHA 1910, ANSI 501,
NFPA 69। आंसर मत बताना, वो आप ढूंढ लीजिए। सर ANSP ANSI 501। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी कॉज ऑफ लॉस ऑफ कंटेनमेंट, ऑप्शन है कोरोजन, शांत रहो ना। ऑप्शन है कोरोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटर एरर। पहला ऑप्शन है कोरोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑपरेटर एरर, तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन की वजह से लीकेज होता है क्या, ऑपरेटर की गलती की वजह से यहाँ पर कंटेनमेंट लॉस होता है क्या, या पहला ऑप्शन कोरोजन है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट, मैकेनिकल फेल्यूर is caused by repeated stress cycle in equipment, repeated stress cycles in equipment. Option: creep failure, fatigue failure, erosion failure. That's it. अब मैं आपको जो टर्म बताने जा रहा हूँ वो सही से पढ़ लीजिए। जो मैंने ऑप्शन बताए थे, देखो, फटीग फेल्यूर, क्रीप फेल्यूर, इरोजन फेल्यूर। ठीक है, तो एक बार ये पढ़ लीजिए, ये टॉपिक पर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, फटीग फेल्यूर सर। हाँ, गुड। नेक्स्ट है, डिफाइन कोरोजन, दूसरा है इरोजन, डिफाइन मतलब डेफिनेशन देना है। कोरोजन, इरोजन, क्रीप, ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर। नेक्स्ट, डक्टाइल फ्रैक्चर डेफिनेशन, डक्टाइल फ्रैक्चर डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन बस लिखना नहीं, समझना है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, या फिर ये ऑप्शन के पार्ट भी हो सकते हैं। इम्पैक्ट फेल्यूर डेफिनेशन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी पर्पस ऑफ एनडीटी मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। ठीक है, प्राइमरी पर्पस ऑफ एनडीटी पढ़ लीजिए एक बार, क्या पर्पस है, क्यों हम एनडीटी करते हैं। ये एक बार आपने पढ़ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप फेस कर सकते हो। नेक्स्ट है फायर। ठीक है, फायर ट्रायंगल के एलिमेंट्स पढ़ लीजिए, एलिमेंट्स ऑफ फायर ट्रायंगल। एलिमेंट्स ऑफ फायर टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं क्या, इसमें से कौन सा एलिमेंट है कौन सा नहीं है, ये भी यहाँ पर आ सकता है। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कौन सा गैस बाहर निकलता है। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कौन सा गैस बाहर निकलता है। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फ्लैश पॉइंट, डेफिनेशन ऑफ फ्लैश पॉइंट। ओके, देन वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन डेफिनेशन, वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन VCE डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ BLEVE ब्लेव, डेफिनेशन ऑफ ब्लेव BLEVE बॉइलिंग लिक्विड एक्सपांडिंग वेपर एक्सप्लोजन जिसे कहा जाता है। ठीक है, प्राइमरी कॉज ऑफ ब्लेव मतलब BLEVE, क्या बोले सर, प्राइमरी ऑफ? प्राइमरी कॉज CAUSE, प्राइमरी कॉज ऑफ ब्लेव BLEVE। कॉमन कॉजेस ऑफ फायर, ऑप्शन कैसे दिए जाते पता है आपको, हाउसकीपिंग, आर्सन, इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, ओवरलोडिंग, कॉमन कॉज ऑफ फायर। मेथड्स ऑफ, मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशिंग मतलब आग बुझाने के तरीके पढ़ लीजिए। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कौन कौन से टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं और वो कौन से क्लास की फायर को बुझाते हैं। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, क्लासेस ऑफ फायर, क्लासेस ऑफ फायर। प्राइमरी पर्पस ऑफ, प्राइमरी पर्पस ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम,
बस इतना भी किया तो भी बहुत है। ठीक है, लास्ट यूनिट कैथोडिक प्रोटेक्शन पढ़ लीजिए। कैथोडिक प्रोटेक्शन, एक्सप्लेन कैथोडिक प्रोटेक्शन, बस ऐसा क्वेश्चन लिया तो भी चलेगा। ठीक है, in which process, next question, in which process base metal is anode? ऑप्शन कैसे हैं? गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, कैथोडिक प्रोटेक्शन, एनोडाइजिंग, ऐसे ऑप्शन रहते हैं। इन विच प्रोसेस बेस मेटल इज एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर वेसल टेस्टिंग फॉर्म नंबर बाय कंपिटेंट पर्सन। तो कंपिटेंट पर्सन जब प्रेशर वेसल टेस्टिंग करता है तो कौन सा फॉर्म नंबर देता है? वो फॉर्म 10, 11, 12, 13, 14 जो भी है ऑप्शन आएंगे आपको, तो उसमें से चुनना है आपको एक। अभी कोरोजन के टाइप्स समझ लीजिए। सर रिपीट हाँ, सर। ठीक है। फॉर्म नंबर फॉर प्रेशर वेसल टेस्टिंग, फॉर्म नंबर फॉर प्रेशर वेसल टेस्टिंग बाय कंपिटेंट पर्सन। ठीक है, तो कौन सा फॉर्म नंबर है वो आप लिख लीजिए। मतलब चुनना रहता है आपको, ऑप्शन आते हैं फॉर्म 11, 12, 13, 14, फॉर्म 10, 9 जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैं जो कोरोजन के टाइप बताने जा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, उनके नोट्स पढ़ लीजिए, ऑनलाइन वगैरह जो भी है पढ़ लीजिए आप। पिटिंग कोरोजन, पिटिंग कोरोजन, PITTING, पिटिंग कोरोजन। क्रेविस कोरोजन, CREVICE, क्रेविस या फिर क्रेवाइस भी आप बोल सकते हो, कोरोजन। स्ट्रेस कोरोजन, इंटर ग्रैन्युलर कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। राइट अ लिखना है आपको। राइट अ लिस्ट ऑफ 10, राइट अ लिस्ट ऑफ 10 unfired pressure vessel. Write a list of 10 unfired pressure vessel. 10 का लिस्ट लिखना है आपको भाई कि अनफायर्ड प्रेशर वेसल कौन है। इसके ऊपर कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से कौन सा अनफायर्ड प्रेशर वेसल है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा अनफायर्ड प्रेशर वेसल नहीं है, सिंपल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफाइन, डिफाइन मतलब डेफिनेशन लिखना है आपको। लीनिंग, LINING, लाइनिंग, लीनिंग कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्लैडिंग, CLADDING। प्रेशर वेसल, नेक्स्ट है अभी प्रेशर वेसल थिकनेस का टेस्टिंग का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? 1 साल, 2 साल, 6 महीने या 3 महीने? 6 months, 6 months. गुड। प्रेशर वेसल कॉम्पिटेंट पर्सन से कितने सालों में टेस्ट कराना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5? 5. यस,
5 पीरियड सर। यस। हाँ, लिख लीजिए फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ सिलेंडर। लिस्ट of five non-destructive testing. List of 5 non-destructive testing list of non-destructive testing as per OSHA. List of non-destructive testing as per OSHA. गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में मेटल में, मतलब जनरली आयरन में कौन सा मटेरियल डिपॉजिट होता है? गैल्वनाइजिंग प्रोसेस में आयरन पर कौन सा मेटल या मटेरियल डिपॉजिट होता है? एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक? सर। यस। डिफाइन, नेक्स्ट लिख लीजिए, डिफाइन एनोडाइजिंग। नेक्स्ट, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर फॉर प्रेशर वेसल। ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर के वक्त बताया है, ठीक है, लेकिन अभी ये सब क्लब करके आज का लेक्चर लेना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। लास्ट वाला रिपीट कीजिएगा। इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ प्रेशर वेसल। इंडियन स्टैंडर्ड फॉर डिजाइन ऑफ प्रेशर वेसल। दैट्स इट, उतना ही है, आज खत्म। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इस पर पढ़ लीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आपने जो भी लाइव लेक्चर के दौरान नोट्स लिखे हैं या फिर आप रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते हो तब नोट्स निकालते हो, वो सब एक बार क्लब कीजिए। व्हाट्सएप पर जो भी दिया गया है ऑलरेडी सब कुछ, वो पढ़ लीजिए, कुछ नहीं आएगा उसके बाहर का। दैट्स इट, उतना ही। यस, एनी डाउट अभी? सर कल बोले थे दोनों पीडीएफ डाल देते हैं, एक बार डाले नहीं सर। आ जाएगा आज शाम तक, ऑलरेडी कुछ को ऑलरेडी जा चुका है, कुछ का बाकी है, ठीक है। सर दोनों पीडीएफ तो आए हैं सर, एक लेजिस्लेशन का, एक केमिकल प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का। दो ही पीडीएफ है, मैं वही कह रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिला है, कुछ का बाकी है, ठीक है। जिनका फिर भी नहीं मिला है मुझे अभी हाई कर दीजिए आप, और बताइए कि मेरा 2 पीडीएफ बाकी करके, सर ठीक है। मंजीरा मैम ने सर ग्रुप में डाले हैं सर। डाले हैं ना प्रकाश जी? आप लातूर ब्रांच के हो या नासिक के? ओके, और कोई क्वेश्चंस पीडीएफ छोड़ के? सर कल वाला और यूट्यूब बाकी है सर, बोले कि भेज देता हूँ, और आज वाला ऑलरेडी दोनों। वो भी भेजा है शायद, आप एक बार प्लीज चेक ग्रुप में करोगे? सर लिंक आ गया है सर, उसका क्लास का भी सर। प्रकाश नहीं जी है। एक काम, प्रकाश जी एक काम कीजिए, आप ठीक से व्हाट्सएप देखिए, ठीक है। फिर भी नहीं आया है, मुझे आप आ गया पर्सनल ब्रदर, व्हाट्सएप जिसमें कीजिए। हमारा लिंक है ना आज क्लास का।
देखो क्या रहता है कि जनरली सबको ये सारी चीजें मिल जाती है वक्त पर। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं है, मुझे बताइए क्या क्या मिसिंग है, मैं आपको पर्सनली वापस एक बार डाल देता हूँ, ठीक है। और सिर्फ आप ही नहीं, जो भी है जिनका भी बाकी है मैं वो भी डाल दूंगा, ठीक है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी डाउट? ओके गाइज, मुझे आप सभी से बहुत ज़्यादा उम्मीद है यहाँ। अच्छा परफॉर्म करना एग्जाम में, ठीक है। यस, ओके सर। एग्जाम के बाद नेक्स्ट वीक में डिस्कस करते कि क्या क्या हुआ था एग्जाम के वक्त, कौन से क्वेश्चंस टफ थे, इजी थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आपने छुट्टियां थैंक यू निकाली सर। होगी, ट्रैवलिंग प्लान किया होगा आप सभी ने। और हाँ, एजुकेशन की जर्नी को ऐसा प्रेशराइज करके मत देखिए, एंजॉय कीजिए। ये सब पता है आपको, यू ऑल आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि सर पढ़ाई छोड़े बहुत साल हो चुके हैं, ऐसा भी माइंडसेट रहता है। तो यस आई एग्री, लेकिन ये रिटर्न वाला एग्जाम नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो आसानी से ये हो जाता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ये रोजाना है बस। इसको एक एग्जाम के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। यस बेलिम जी बोलिए। सर एग्जाम के टाइम पे आप सेंटर पे रहोगे सर? मैं नासिक सेंटर में हूँ, ठीक है। लेकिन अभी नया जो बैच चालू हो रहा है ना यार, उसका पूरा जिम्मेदारी मुझ पर है। अभी आपको पता है कि 2025 का एडमिशन चालू हो गया है, ठीक है। तो वो नया जो स्पेशल बैच जो आ रहा है अभी,